सर अंबिका दत्त शर्मा सर को सुनना हमेशा सुखद होता है और उनकी भाषा थोड़ी सी हम सब के लिए कभी कभी लगेगी कि कठिन है, लेकिन वो शब्द आप सुनेंगे तो लगेगा जीवन में पहली बार आप सुन रहे हैं। हिंदी के बहुत मूर्धन्य विद्वान भी होंगे इस यदि इस प्रतिभागी के रूप में, तो उनको लगेगा प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा सर जब बात करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द हमारे डिक्शनरी में ले आते हैं, हमारी वोकेबलरी में जोड़ देते हैं, और हिंदी के, मैं अंग्रेजी की नहीं कहूंगा, हिंदी के ऐसे शब्द ले आते हैं जो हमने कभी नहीं सुना। तो ये अपने आप में हम लोगों के लिए बड़ा अचीवमेंट है। और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ जिनके साथ में 12.5 साल 8-9 महीने इनके साथ व्यतीत किया, और अभी मेरे सामने बैठे हैं और मैं वर्चुअली उनको प्रणाम करता हूँ सर आपको, और पूरे प्रतिभागियों की तरफ से, भारत के विभिन्न राज्यों से जो आए हुए प्रतिभागी हैं उनकी तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। और प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री हैं और जो भारतीय दर्शन की जो संस्था है उसके महासचिव भी हैं, और विभिन्न अकादमिक बॉडीज के मेंबर रहे हैं, और इसके अलावा हमारे दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष और अधिष्ठाता और विभिन्न पदों पर रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि ये पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जैसे मैं जब पहली बार मिला था 2013 में, आज 2026 में भी वैसे ही है, वैसे ही एनर्जी के साथ भरे हुए। जब वो चलते हैं तो हम लोगों को ईर्ष्या से भर देते हैं, क्योंकि उनकी जो चाल है, हम मतलब मेरे ही नहीं, बहुत सारे जो यंग जो फैकल्टी हैं वो कहते हैं कि यार उनको देख के लगता है कि क्या एनर्जी है, और जब वो बोलते हैं तो उसका मैं बहुत कायल हूँ। मैं बदनाम हूँ, बहुत सुगठित बात नहीं करता हूँ, ऑर्गेनाइज बात नहीं करता हूँ, लेकिन अनऑर्गेनाइज बात करते हुए भी मैं एक ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति को आमंत्रित करता हूँ, प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा। मैं सर आप सुन पा रहे हैं शायद अभी? मुझे लगता है कि कुछ नेटवर्क का ग्लिच हुआ है और शायद वो छूट गए, फिर से जुड़ेंगे। एक बार मैं उनको कॉल कर देता हूं। बंद कर देना इसको। आ जाना आप कैसे हम लेक्चर देते हैं बता। तो हमारे बीच में सर जुड़ गए हैं फिर से। सर स्वागत है आपका, और ये मंच आपका है, और अब अगले 1.5 घंटे हम लोग भारत के निर्माण यानी आइडिया ऑफ भारत की संकल्पना पर हम लोग बात करेंगे, जो आप हम सबसे बात करेंगे। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि सर को आप बहुत ध्यान से सुने, और जो आपके मन में कोई बात होगी तो उसको हम लोग बाद में चर्चा कर सकते हैं। जी सर। सर प्रणाम सर। सुधांशु जी हैं सर, सुधांशु शेखर बिहार। प्रणाम सर। प्रणाम सर। मित्रों, प्रणाम सर। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? जी सर, आवाज जी। हाँ सर। मित्रों, जब मैं सागर में था तब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एमएमटीसी के कार्यक्रमों में भाग लेना बहुत ही खराब लगता था, क्योंकि उसी विश्वविद्यालय के बगल में मेरा विभाग था और बगल में एमएमटीसी की बिल्डिंग थी। तो बहुत अजीबोगरीब लगता था कि हम यहीं हैं और फिर भी एमएमटीसी के प्रोग्राम में हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भाग लेते थे। लेकिन आज मैं बनारस में हूँ और बनारस से आप लोगों से बात करने का प्रोफेसर बेडरे साहब ने और मेरे प्रिय पंकज जी ने जो मुझे ये सौभाग्य और अवसर प्रदान किया है कि एक ज्वलंत मुद्दे पर हम अपने कुछ सुलझे अनसुलझे विचारों को आप लोगों से साझा करें। इसके लिए मैं एमएमटीसी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के डायरेक्टर बेदरे जी और इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के समन्वयक सूत्रधार मेरे प्रिय डॉक्टर पंकज सिंह जी के प्रति आभार, कृतज्ञता और साधुवाद प्रकट करता हूँ। जब कभी भी पंकज जी इस प्रकार के कार्यक्रम को करते हैं तो विषय के चयन में पंकज जी बहुत परिश्रम करते हैं और इतने अच्छे अच्छे विषयों को चयन करके लाते हैं कि उन पर आमंत्रित विद्वानों को बात करने में अच्छा भी लगता है
लेकिन बात करने से पहले उन्हें उस आइडिया को संजोने में थोड़ी मशक्कत भी करनी पड़ती है। तो पंकज जी इस बात के लिए साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने आज के दौर में रिविजिटिंग द मेकर्स ऑफ इंडिया एज नेशन इस विषय पर बात करने के लिए इन्होंने इस मंच को बहुत अच्छे तरीके से सजाया है। पंकज जी ने मुझे उद्घाटन सत्र के बाद ये पहला तकनीकी सत्र है और पंकज जी ने मुझसे कहा कि मैं कुछ एक ऐसे व्याख्यान को आपके सामने, कुछ ऐसे विचारों को मैं आपसे साझा करूं जो आने वाले सत्रों में होने वाले व्याख्यान की एक आधारभूमि, एक उसको आलोचनात्मक रूप से समझने के लिए एक मानस तैयार हो सके। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मिलकर यह तय किया कि हमें भारत, भारतीयता और भारत बोध के समसामयिक अर्थ संदर्भों पर कुछ विचार करना चाहिए, ताकि आने वाले भारत के महापुरुषों को, भारत के महान विचारकों को लेकर जो चर्चा होगी उसकी एक आधार पीठिका निर्मित हो सके। मित्रों, आप सब जानते हैं कि उपनिवेशवाद और उसके उत्तर औपनिवेशिक प्रभाव में हमारा भारत बोध न केवल दूषित और कलुषित हुआ है, बल्कि वह अन्यथा होकर ही रह गया है। आज हम भारत बोध के कतिपय अन्यथा संस्करणों को ही वास्तविक संस्करण मानने लगे। भारत बोध के आधुनिक विमर्श में इन अन्यथा संस्करणों के प्रभावी हो जाने से वास्तविक भारत बोध मानो कहीं गुम हो गया है। भारत की आज नई नई आत्म प्रतिमाएं गढ़ी जा रही हैं और वह भारत जो अपने आप में है उसकी वास्तविक आत्म प्रतिमा निरंतर ओझल होती जा रही है। ऐसे में रिविजिटिंग मेकर्स ऑफ इंडिया जैसे विषय पर इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करना और देश भर के विशेषज्ञों को आमंत्रित करना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है और बहुत ही आत्मचेतन ये अकादमिक उपक्रम है। इस प्रकार के पहल से एक और उस वैचारिक साजिश को समझा जा सकता है जिसने भारत बोध का अन्यथाकरण किया है, तो दूसरी ओर वास्तविक भारत बोध में पुनः प्रतिष्ठित होने की संभावनाओं की तलाश भी इसके माध्यम से की जा सकेगी। परंतु आगे बढ़ने से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत बोध के प्रश्न को उठाने की कुछ पूर्व शर्तों और कुछ पूर्व मान्यताओं पर हमें जरूर विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि आजकल पूरे देश में भारत, भारतीयता, भारत बोध, भारत का पुनर्निर्माण, राष्ट्रवाद, इन सब विषयों पर बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन इन चर्चाओं को सार्थक रूप देने के लिए जरूरी है कि आखिर भारत बोध के प्रश्न को उठाने की पूर्व शर्तें क्या है। इसमें पहली बात तो ये कि सभ्यता और संस्कृतियों के बहुध्रुवीय विश्व में भारत की सभ्यता और संस्कृति की अपनी एक विशिष्ट पहचान रही है। प्राचीन दुनिया के प्रमुख सभ्यता केंद्र जैसे ग्रीक, यूनान, मध्य एशिया, चीन इत्यादि के बीच भारत की सभ्यता और संस्कृति बहुत लंबे समय तक हम वजन बनी रही है। उन सभ्यता केंद्रों से समय समय पर भारत में यात्रियों का आना और भारत को समझने की उनमें उत्कंठा वास्तव में इसी को प्रमाणित करता है। और इसके आधार पर आप
यह कह सकते हैं कि भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया की प्राचीनतम, समृद्धतम और अद्यतम सभ्यता संस्कृति रही है। इसका मतलब है कि कोई सनातन भारत है, कोई द इंडिया है, जो इतिहास के लंबे अंतराल में तमाम उतार चढ़ावों और अंदर बाहर के झंझावातों को सहते हुए भी अपनी सांस्कृतिक सांस्कृतिक निरंतरता और अनन्यता को बनाए हुए है। यदि आप इस द इंडिया को संदर्भ बिंदु नहीं बनाते हैं तो सार्थक और समीचीन रूप से भारत बोध का प्रश्न आप नहीं उठा सकते। अतः भारत बोध के प्रश्न को पूरे अहमियत के साथ उठाने की पहली शर्त द इंडिया की पहचान और उसकी स्वीकार्यता है। भारत के अंदर और भारत के बाहर बहुत सारे आपको ऐसे विचारक मिल जाएंगे जिनकी नजर में द इंडिया नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए उनकी चेतना में भारत बोध की संकटापन्न स्थिति का सामना करने की नौबत ही नहीं आती। परंतु आज यदि हम भारत, भारतीयता, भारत बोध और भारत के पुनर्निर्माण जैसे प्रश्नों से चिंतित हैं और यह प्रश्न उठा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें वास्तविक भारत बोध से च्युत होने का, विचलित होने का, अपने सांस्कृतिक आत्म से निर्वासित, विस्थापित होने का एहसास है। और वास्तव में यह एक सकारात्मक चिंता है। और इस सकारात्मक चिंता से ही दूसरी शर्त सामने आती है कि यदि हम अपने सांस्कृतिक विस्थापन को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम भारत बोध के प्रश्न को सार्थक रूप से नहीं उठा सकते। हमें ये मानना पड़ेगा कि हम यह प्रश्न इसीलिए उठा रहे हैं कि कहीं न कहीं औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक प्रभाव में हमारा सांस्कृतिक आत्म विस्थापन हुआ है। और उस बोध में पुनः अपने को प्रतिष्ठित करने की एक तीसरी महत्वपूर्ण शर्त भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कुछ प्रथम सिद्धांतों की सक्रियता और उसका अंगीकार है। मित्रों, किसी भी सभ्यता और संस्कृति के ज्ञानात्मक इतिहास में उसके कुछ प्रथम सिद्धांत होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल्स होते हैं, जो उसके राग और धुन को बनाए रखते हैं, उसके डायनेमिक्स को नियंत्रित भी करते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के पीछे की सक्रिय ज्ञान परंपरा के भी कुछ प्रथम सिद्धांत रहे हैं, जो उसके बहुआयामी विकास को स्वकीयता और उसके संपूर्ण विस्तार को एक वाक्यता, एक स्वरता प्रदान करते हैं। ऐसे प्रथम सिद्धांतों की अभियांत्रिकी को समझने के लिए यह समझना जरूरी होता है कि किसी भी सभ्यता और संस्कृति का एक स्वरूप पक्ष होता है और उसका जो बनता बिगड़ता रूप होता है वह उसका अभिव्यक्ति पक्ष होता है। स्वरूप पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष के बीच की युगलबंदी ही किसी सभ्यता और संस्कृति के गतिशील जीवन का इतिहास होता है। यह जुगलबंदी अस्थायित्व और परिवर्तन के बीच तालमेल बनाने की होती है। इसलिए यहाँ इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि प्रथम सिद्धांत सभ्यता और संस्कृतियों के स्वरूप पक्ष से संबंधित होते हैं और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस बात में निहित होती है कि वे सभ्यता और संस्कृतियों के अभिव्यक्ति पक्ष में आने वाले तमाम प्रकार के आगंतुक विकारों को प्रक्षालित और परिमार्जित करते हैं। जब कोई सभ्यता और संस्कृति अपने अभिव्यक्ति पक्ष में उत्पन्न विकारों को ही अपना स्वरूप समझने की भूल कर बैठती है तो उस सभ्यता संस्कृति की अनन्यता और लयबद्धता ही समाप्त हो जाती है। अतः किसी सभ्यता और संस्कृति की निरंतरता का निकष महज कालिकता नहीं, उसकी जीवंत निरंतरता की कसौटी उसके प्रथम सिद्धांतों की परिमार्जक सक्रियता होती है। और ये प्रथम सिद्धांत
किसी सभ्यता और संस्कृति में नीति निर्देशक तत्व की तरह काम करते हैं। अब देखिए, इन प्रथम सिद्धांतों की पहचान और उसकी अभियांत्रिकी को समझना कोई आसान कार्य नहीं है। फिर भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को धारण करने वाली ज्ञान परंपरा से प्रतिफलित होने वाले प्रथम सिद्धांतों का मूलगामी टेक यह है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवन की अंतरावलंबी एकता और चैतन्य की एकात्मता है। इस बात को आप 3 रूपों में देख सकते हैं। पहला यह कि संपूर्ण जीवन अखंड और एक है। दूसरा यह कि जीवन निरंतर प्रवाहित हो रहा है और एक ऐसी गति से चल रहा है जो तमाम स्थितियों को संभाले चलती है। और तीसरा यह कि सारी स्थितियां, सारे के सारे अस्थाई भाव, सारे के सारे तत्व जहां ठहरे हुए हैं, जहां सुप्त प्राय हैं, वहां से विस्थापित होकर कुछ होना चाहते हैं, कुछ होने की बेचैनी अनुभव करते हैं। वह होने की प्रक्रिया एक है और उसी एक के कारण सब एक दूसरे से संबद्ध हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए सब जुड़ते से लगते हैं। वास्तव में गीता में जब यह कहा गया मित्रों कि विभक्तों में अविभक्त और बटे हुए में अनबटे को देखना ही सात्विक दृष्टि है, ज्ञान की आदर्शभूत स्थिति है, तो भारत के प्रथम सिद्धांतों में इसी की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। और सच कहा जाए तो जीवन और जगत के प्रति यह एक प्रकार से अद्वैत भावना का इजहार है जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संपूर्ण पसारे को व्याप्त करती है और हमारे राष्ट्रीय चिति को किसी भौगोलिक सीमा से ऊपर उसको सर्वात्मवादी राष्ट्रवाद की अवधारणा से अलंकृत कर देती है। मित्रों, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का सर्वाधिक जो मौलिक प्रथम सिद्धांत है वह इस मूलगामी मान्यता पर आधारित है कि संपूर्ण सृष्टि अपने आप में एक समग्र नैतिक व्यवस्था है। प्रकृति की गतिशीलता कोई अस्त व्यस्त और बेमेल छंदबद्धता नहीं, बल्कि उसमें एक लय और छंदबद्धता है। रीत, सत्य और यज्ञ की वैदिक अवधारणा के मूल में यही दृष्टि रही है। रीत ही विश्व व्यवस्था का नियामक और धारक है। जड़, चेतन, स्थावर, जंगम, उद्भिज, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, देवता, तीनों भुवन, यहां तक कि ऋतुएं भी उसी ऋत अर्थात विश्व को संचालित करने वाले शाश्वत नियमों से अधिशासित होकर अपनी अपनी परिस्थिति और भूमिका में नियोजित है। धर्म के विधि निषेध, नैतिक विधान भी ऋत की ही सामाजिक स्तर पर अभिव्यक्तियां हैं। मनुष्य के आचार और व्यवहार, सामाजिक संबंध और कर्तव्य किसी ऐतिहासिक संयोग से उत्पन्न नहीं हुए हैं, बल्कि अंततः सब कुछ ऋत में ही गोपित है और यह सब कुछ मनुष्य की अंतरात्मा और उसके हृदय में प्रकाशित और सृष्ट परंपरा द्वारा प्रमाणित होता है। यह बात केवल वैदिक परंपरा से ही पुष्ट नहीं होती है, बल्कि आप श्रमण परंपरा में आप देखेंगे कि इसी प्रथम सिद्धांत को क्रमशः बौद्ध परंपरा ने प्रत्युत समुत्पाद की अवधारणा से और जैन परंपरा ने षड्द्रव्यों की स्वपरिणामी वस्तु व्यवस्था के माध्यम से व्याख्यायित किया है। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक नैतिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार करना, ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति या कहिए कि भारत की चिति का इतना महत्वपूर्ण प्रथम सिद्धांत है और इसके संपूर्ण जीवन के ऐतिहासिक विकास को यह इतने गहरे में प्रभावित और नियोजित करता है कि आप इसकी निष्पत्तियों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति में देखेंगे तब आपको इस बात का एहसास होगा कि भारत मतलब इन प्रथम सिद्धांतों से बनने वाली विश्व दृष्टि में मनुष्य को यहाँ सृष्टि का
स्वामी नहीं माना गया है। मनुष्य को इस सृष्टि में कोई स्वामीवादी वरीयता प्रदान नहीं की गई है। न्यासी है, क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम से तेन त्यक्तेन भुंजिथा का व्यवहार प्रतिमान ही आवश्यक रूप से निगमित होता है। और इसी प्रथम सिद्धांत के चलते भारत की सभ्यता और संस्कृति का जो सभ्यता बोध है, उसमें मनुष्य प्रकृति जयी नहीं है बल्कि आत्मजयी है। इसी प्रथम सिद्धांत के चलते मनुष्य और मानवेतर संसार के बीच में यहां मिथकीय संबंध कभी टूटे नहीं है। और इसीलिए हमारा जो भारत बोध है वो मानव केंद्रित सभ्यता बोध नहीं है, बल्कि चराचर संवेदी भारत बोध बनता है। जबकि इसके उलट आप पश्चिम में देखिए तो पश्चिम के सभ्यता बोध में सार्वभौमिक संलग्नता के कोई सूत्र आपको प्राप्त नहीं। मतलब यह कभी कभी आश्चर्य लगता है कि यूरोपीय सभ्यता अपने ज्ञान विज्ञान की ललामभूत उपलब्धियों के बावजूद भी क्या कारण है कि आज भी यूरोप मानव और मानवेतर संसार के बीच संवाद की कोई भाषा नहीं खोज पाया, और कभी भी इसीलिए उसका सभ्यता बोध कभी भी मानव केंद्रीयता से ऊपर नहीं उठ सकी। संभवतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए पश्चिम का एक महान विचारक गोएटे ने कहा था कि मानवीय और मानवेतर संसार के बीच का ऐसा अलगाव दुराव ही यूरोपीय सभ्यता का सबसे त्रासद आयाम रहा है। और यह अलगाव दुराव में विक्षिप्तता के बीज होते हैं, और पश्चिम को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस विक्षिप्तता के बीज को वह पनपने न दे। गोएटे ने पश्चिम को जो आगाह किया था, उसके उलट आप भारत में देखेंगे तो भारत में कभी आपको इस प्रकार के सभ्यता बोध के भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ज्ञानात्मक इतिहास में आपको कोई सूत्र नहीं प्राप्त हो। लेकिन मित्रों, इसी प्रकार के प्रथम सिद्धांतों ने जिस भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बहुत लंबे समय तक सौष्ठव प्रदान किया, जिसके चलते उसे दुनिया की सबसे प्राचीनतम, सबसे समृद्धतम और सबसे अद्यतन सभ्यता संस्कृति के मान से मंडित किया जाता है, ऐसे प्रथम सिद्धांतों ने उसे सौष्ठव प्रदान किया, उसे सुगठित बनाए रखा, उसकी अस्तित्वात्मक अनन्यता में कभी गतिरोध नहीं उत्पन्न होने दिया, और आगंतुक विकारों के प्रक्षालन की आत्मचेतना उसमें सदैव प्रज्वलित रही। उसके साथ महज 150 वर्षों में कुछ ऐसा घटित हुआ कि हम उस सभ्यता और संस्कृति के ज्ञानात्मक अतीत और जाति स्मृति से, अर्थात उस भारत बोध से कट नहीं गए बल्कि काट दिए गए, जो आत्मचेतना के स्तर पर हमारे होने की, हमारे साभ्यतिक सांस्कृतिक अस्मिता की बुनियादी शर्त रही। लगभग 700 वर्षों तक इस देश में इस्लाम का शासन रहा। इस्लामियत के क्रूर शासन काल में आप सब जानते हैं कि बड़े पैमाने पर जबरन धर्मांतरण हुए, मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन तब तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पाचन शक्ति और आत्मसीपन क्षमता ऐसी बनी रही कि अंततः इस्लाम को भारत में सांस्कृतिक पराजय का सामना करना पड़ा। इकबाल के गुरु हाली ने मुदस्सस नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें वो फरमाते हैं कि किए पे सिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर, रहा सिर्क बाकी न बहमो गुमा में।
दोस्तां में, वो बदला गया आके हिंदुस्तान में। मित्रों, यह इस्लाम के सांस्कृतिक पराजय का कबूलनामा नहीं है तो और क्या है, जिसे हाल ही प्रस्तुत कर रहे हैं। अंग्रेजियत ने इस देश में मंदिर नहीं तोड़े तो क्या किया, मंदिरों के प्रति जो हमारी आस्था थी उसी को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, वे अपने साथ एक ऐसी सभ्यता दृष्टि को लाए जिसने हमारी विश्व दृष्टि, हमारे सोच को जीवन में सार्थकता, निरर्थकता, औचित्य, अनौचित्य, श्रेय, प्रेय और हमारी राष्ट्रीय चिति को ही बदल दिया। वह सभ्यता दृष्टि थी जीवन और जगत के दिव्य और दैवीय लंगरों को काटकर दुनिया का उत्तरोत्तर लौकिकीकरण और निर्दैवीकरण करने वाली। कुछ पश्चिमी सभ्यता वैज्ञानिकों ने इसे ऐन्द्रिक सभ्यता कहा है और देह वासना की संपूर्ति में निरत रहना इस सभ्यता दृष्टि के लिए एकमात्र श्रेय है। इसी ऐन्द्रिक सभ्यता के चपेट में आकर आज हम अपनी ही सभ्यता और संस्कृति के प्रति न केवल हीन भावना से ग्रस्त हो गए हैं, बल्कि हमारा भारत बोध कुछ जातिस्मर जैसा हो गया है। हमारा अतीत और हमारी जाति स्मृति हमारे वर्तमान को न तो संबोधित करता है और न ही उसे सजगता प्रदान करता है। हमें हमारी ही ज्ञान परंपरा के गर्भनाल रूपी प्रथम सिद्धांतों से काट दिया गया है। मैं अपनी बात को थोड़ी मजबूती प्रदान करने के लिए मैं आपके समक्ष 1853 में जब कार्ल मार्क्स के एक लेख में छपा था, उसका एक उद्धरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इस लेख में कार्ल मार्क्स, इस लेख का शीर्षक था द फ्यूचर रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस लेख में मार्क्स कहते हैं कि इंग्लैंड के भारत में दो उद्देश्य हैं। एक विध्वंसात्मक, जिसमें एशियाई समाज व्यवस्था को जड़ से उखाड़ना है। दूसरा, उस समाज को पश्चिमी भौतिकता के आधारों से जोड़ देना है। अरब, तुर्क, मंगोल इत्यादि जो भारत को क्रमशः जीते, शीघ्र ही उनका हिंदूकरण हो गया। यह इतिहास का एक शाश्वत नियम है जिसके तहत बर्बर विजेताओं को श्रेष्ठ सभ्यता के द्वारा पराभूत कर दिया जाता है। बर्बर विजेताओं को श्रेष्ठ सभ्यताओं के द्वारा पराभूत कर दिया जाता है। लेकिन ब्रिटिश पहले ऐसी श्रेष्ठ सभ्यता के लोग थे जिन्होंने भारत को जीता। अंग्रेजों ने भारत की देसी सामुदायिक संरचना को, उत्पादन की देसी प्रणाली को जड़ से उखाड़ फेंका। इतिहास के पन्ने भारत में अंग्रेजी राज का वर्णन इससे इतर शब्दों में नहीं कर सकते। मैं अपनी बात को और मजबूती प्रदान करने के लिए विल ड्यूरेंट जैसे महान सभ्यता वैज्ञानिक की एक टिप्पणी से भी आपको अवगत कराना चाहूंगा। विल ड्यूरेंट 1930 के आसपास भारत आए थे, महात्मा गांधी से मिले थे और लौटकर उन्होंने द केस ऑफ इंडिया नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किया था। इस ग्रंथ का प्रीफेस लिखते हुए वह आंखन देखी भारत के प्रति अंग्रेजी शासन के रवैये को वो कहते हैं। और क्या कहते हैं? apparently conscious and deliberate bleeding of India by England throughout 150 years
I began to feel that I had come upon the greatest crime in all history. I had come upon the greatest crime in all history. कहने का मतलब मित्रों यह है कि विगत 150 वर्षों के दौरान अंग्रेजों ने जानबूझकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को लगातार नष्ट करने का जो अपराध किया है वह मानव इतिहास में किया गया सबसे बड़ा महापाप है। और मित्रों, हमारी आजादी के लगभग 75 वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं। हम अपनी आजादी के अमृत काल मना चुके हैं, लेकिन आज भी भारत, भारतीयता, भारत बोध, भारत की राष्ट्रीय चिति, भारत का पुनर्निर्माण या भारत का नवनिर्माण, इन सब मुद्दों पर हम लोग आज भी एक अनसुलझी मनोदशा में समय समय पर जब अवसर मिलता है तो इन विषयों को लेकर उन्हें सुलझाने के लिए एक विमर्श खड़ा करते हैं। आखिर इस विमर्श, ऐसे विमर्शों को सुलझाने में हमें दिक्कत कहां होती है? इस बात को जानने के लिए कि आखिर हम अपने आजादी के 75 वर्षों तक भी अब औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त न होकर एक प्रकार की उत्तर औपनिवेशिक दास्ता के में हम कैद हैं, आखिर हम अपने को, अपनी मानसिकता को, अपने मनस के उलझे हुए सूत्रों को सुलझाने का कैसे प्रयास करें? आज हमारे सामने इस उलझन के चलते पता नहीं कितने प्रकार के आइडिया ऑफ इंडिया बन गए हैं। मतलब भारत बोध के कई प्रकार के संस्करण बन गए। आखिर भारत बोध के इतने वैकल्पिक संस्करण आखिर बने कैसे? इस बात को बहुत गहरे में समझने के लिए मित्रों, और सच्ची भारतीयता को पहचानने के लिए यह बात जरूरी है कि हम भारत और यूरोप के बीच की एक साभ्यतिक दुर्भिसंधि या एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स को हम उसके नेपथ्य में जाकर देखें। जहां हमारे भारत बोध का समरूपी विरूपीकरण करते हुए उसे छद्म भारत बोध में रूपांतरित कर दिया गया है। समरूपी विरूपीकरण, ऊपर से देखने में तो वह लगता है समरूप, लेकिन अंदर से है वह विरूप। आखिर ये साभ्यतिक दुर्भिसंधि है क्या? वह इस तरह कि उपनिवेशकालीन भारत का सामना पारंपरिक अथवा यूं कहें वास्तविक यूरोप से नहीं हुआ। इस बात को आप लोग थोड़ी संजीदगी के साथ समझें। दुर्भिसंधि को, अगर इस साभ्यतिक दुर्भिसंधि को आप समझ लेंगे तो अल्टरनेटिव आइडियाज ऑफ इंडिया की बनने की अभियांत्रिकी आप समझ पाएंगे। तो भारत और यूरोप के बीच की यह साभ्यतिक दुर्भिसंधि को इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उपनिवेशकालीन भारत का सामना पारंपरिक अथवा यूं कहे कि वास्तविक यूरोप
से नहीं हुआ, बल्कि ज्ञानोदित यूरोप से हुआ, इनलाइटेंड यूरोप से हुआ, क्लासिकल यूरोप से नहीं हुआ। उसी तरह ज्ञानोदित यूरोप अपने विज्ञान, विकास, भौतिक समृद्धि और स्वतंत्रता एवं समानता जैसे मानववादी मूल्यों, इहलौकिक लुभावने मूल्यों को लेकर अतीत के भारत अथवा यूं कहें कि वास्तविक भारत से मुखातिब नहीं हुआ, बल्कि अतीत से कटे हुए वर्तमान भारत से मुखातिब हुआ। अब देखिए कि 19वीं 20वीं शताब्दी में भारत और यूरोप का एक इंटरफेस का समय है, और इस आमना सामना से एक अजीबोगरीब साम्यतिक दुर्विसंधि घटित होती है कि उपनिवेशकालीन भारत का सामना क्लासिकल यूरोप से नहीं होता, बल्कि ज्ञानोदित यूरोप से होता है, और ज्ञानोदित यूरोप का सामना वास्तविक भारत से नहीं होता है, बल्कि अपने अतीत से कटे हुए जलालत भरे वर्तमान भारत से होता है। भारत और यूरोप के बीच की इस दुर्विसंधि का सबसे खतरनाक पहलू भारत के अतीत और वर्तमान में विभाजन के द्वारा वस्तुतः भारत को आत्म विभाजित किया जाना था। भारत को इस तरीके से आत्म विभाजित किए बिना वास्तव में यूरोप का उपनिवेशवाद और साम्यतिक श्रेष्ठता का दावा वैसे ही सफल नहीं हो पाता जैसे शक, हून, यवन, पाठान, मुगल इत्यादि भारत को न जीत पाए और न ही उपनिवेशित कर पाए। वस्तुतः अतीत के अर्थात वास्तविक भारत के समृद्ध सांस्कृतिक मूल्यबोध का सामना इनलाइटेंड यूरोप के स्वतंत्रता, समानता और बौद्धित्व के सेकुलर मूल्यों से किया ही नहीं जा सकता था। लोक और अध्यात्म दोनों दृष्टियों से संपन्न वास्तविक भारत के समक्ष इन तथाकथित सेकुलर और मानववादी मूल्यों की आभा का छीन हो जाना मित्रों स्वाभाविक ही था। अतः इस साम्यतिक दुर्विसंधि का नतीजा यह हुआ कि भारत का उपनिवेशित वर्तमान उत्तरोत्तर आधुनिक यूरोप से आकर्षित होता गया, और उसी अनुपात में अतीत का वास्तविक भारत उपेक्षित और विस्मृत होता गया। आइडिया ऑफ इंडिया और भारत बोध के गड्ढमड्ढ होने की यही बुनियाद और यही उसकी मित्रों पटकथा है। अब आपको ये लगेगा कि भारत और यूरोप के बीच की इस साम्यतिक दुर्विसंधि की पटकथा अंबिका दत्त शर्मा की कोई नई सूझ, नई समझ है और हम इस पटकथा को लिख रहे हैं। ऐसी बात मित्रों नहीं है। भारत और यूरोप के बीच इस दुर्विसंधि के कारण हमारा जो भारत बोध है, जो हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है, उसके गड्ढमड्ढ होने में सर्वाधिक प्रमुख भूमिका इसी की रही है। इस बात को पंकज जी, अगर मेरी बात आप सुन रहे हो तो आप जरा अपना वीडियो ऑन कर लीजिए कि इस बात को, इस साम्यतिक दुर्विसंधि को महात्मा गांधी जितने गहरे में समझते हैं, शायद भारत का कोई भी महापुरुष, जिसे पंकज जी अपने शब्दावली में मेकर्स ऑफ इंडिया एज नेशन, भारत का कोई भी विचारक भारत और यूरोप के बीच की इस साम्यतिक दुर्विसंधि को उतने गहरे में नहीं समझता है। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 14 अक्टूबर 1909 को महात्मा गांधी हेनरी पोलक को एक लंबा पत्र लिखते हैं।
और ये पत्र इसलिए उन्होंने लिखा कि उससे 2 दिन पहले इंग्लैंड के पीस एंड आर्बिट्रेशन सोसाइटी में महात्मा गांधी ने ईस्ट एंड वेस्ट विषय पर एक व्याख्यान दिया था। आप लोग जरा गौर से सुनिएगा कि महात्मा गांधी ईस्ट एंड वेस्ट विषय पर पीस एंड आर्बिट्रेशन सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड में एक व्याख्यान देते हैं और उस व्याख्यान के निष्कर्षों को बिंदुओं में प्रस्तुत किया और एक लंबा पत्र उन्होंने हेनरी पोलक को लिखा, जिसमें भारत और यूरोप की इस सांस्कृतिक दुर्भिसंधि जांच पड़ताल सीधे सीधे शब्दों में उस 16 बिंदुओं में से 4 बिंदुओं में महात्मा गांधी करते हैं। मतलब महात्मा गांधी और फिर महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के बनने की प्रक्रिया को और महात्मा गांधी के आइडिया ऑफ इंडिया को समझने के लिए हेनरी पोलक को लिखे गए इस पत्र को संज्ञान में लेना बहुत जरूरी है। मैं उसमें 4 बिंदुओं को पंकज जी मैं प्रतिभागियों के समक्ष रखता हूं। महात्मा गांधी कहते हैं कि पूर्व और पश्चिम के बीच भेद की कोई दुर्लंघ दीवार नहीं है, पहला। दूसरा वो कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता से प्रभावित होने के पहले यूरोप के लोग बहुत सी बातों में पूर्व के लोगों से या कम से कम भारतीयों से काफी मिलते जुलते थे। मतलब यूरोप बिफोर रिसेप्शन ऑफ मॉडर्निटी, India and Europe was similar, seems to be similar। और आज भी जो यूरोपीय आधुनिक सभ्यता के प्रभाव से अछूते हैं वे उस सभ्यता के सपूतों की तुलना में भारतीयों से ज्यादा आसानी से घुल मिल सकते हैं। यह बात भी गांधी कहते हैं। पूर्व और पश्चिम वास्तविक रूप से तभी मिल सकते हैं जब पश्चिम आधुनिक सभ्यता का लगभग पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। दिखावे में तो वो तब भी मिल सकते हैं जब पूर्व भी आधुनिक सभ्यता को स्वीकार कर ले, मतलब भारत भी आधुनिक सभ्यता को स्वीकार कर ले, लेकिन यह मिलन एक सशस्त्र शांति के समान होगा। अगर कल ब्रिटिश शासन का स्थान आधुनिक तौर तरीकों पर आधारित भारतीय शासन ले ले तो इससे भारत की स्थिति अच्छी नहीं हो जाएगी। तब भारतीय भी यूरोप या अमेरिका के दूसरे या 5वें संस्करण बनकर रह जाएंगे। मैंने उस लंबे पत्र के इन 4 बिंदुओं को हूबहू मैंने आपके सामने रखा और इसके माध्यम से मैं ये अवगत कराना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने इस पत्र को हिंद स्वराज लिखे जाने से पहले ठीक 1 महीने पहले लिखा था। इसे हिंद स्वराज की रचना प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण सोपान के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि हिंद स्वराज के विभिन्न अध्यायों में इस पत्र के सभी विचार बीज प्रकट रूप से आधुनिक सभ्यता की सख्त टीका और उससे बचकर वास्तविक भारत के पुनराविष्कार की परियोजना के रूप में प्रस्तुत हुए। मूल बात मित्रों यह है कि भारत और यूरोप के बीच की सांस्कृतिक दुर्भिसंधि अथवा अनुचित घाल मेल की जो मंथरा है वह आधुनिक सभ्यता है। पश्चिम आधुनिक सभ्यता का परित्याग करे यह संभव नहीं और भारत के द्वारा आधुनिक सभ्यता का आहरण और स्वीकार गांधी के लिए एक सशस्त्र शांति के समान या फिर भारतीयों का यूरोप और अमेरिका का दूसरा अथवा 5वां संस्करण बन जाना है। स्पष्ट है कि भारत की ऐसी निर्मिति सच्ची भारतीयता का पुनराविष्कार नहीं हो सकती, बल्कि भारत बोध और भारतीयता का अन्यथा संस्करण ही होगा। पुनः यदि एक बार यह अन्यथा संस्करण बन गया
तो आधुनिकता के विविध पक्षों और उसकी प्रतिक्रिया में भी भारत बोध के और भी अन्यथा संस्करण को नकारा नहीं जा सकता है। इसीलिए महात्मा गांधी के लिए आधुनिक सभ्यता के नाग भाग से मुक्त भारत ही भारतीयता की सच्ची पहचान है। अब आप ये देखिए कि जिन चीजों के लिए महात्मा गांधी हमें आगाह कर रहे हैं कि यदि हम आधुनिकता के चपेट में आ गए तो हमारे भारत बोध के लगातार अन्यथा संस्करण बनते ही रहेंगे और वो भारत बोध के अन्यथा संस्करणों को वास्तविक संस्करण मानने की भूल हम करते ही जाएंगे। और क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम इस भूल को लगातार करते जा रहे हैं? भारत के पुनर्निर्माण की कार्य योजना क्या होनी चाहिए? हम आजादी के 75 वर्षों में आज तक उसकी दिशा नहीं तय कर पाए। मैं इस उलझन की ओर आपका ध्यान मतलब आकृष्ट करने के लिए मैं आपके सामने पटकथा को सामने रखना चाहता हूं कि जिसमें भारत बोध और भारतीयता के समसामयिक अर्थ संदर्भों में आइडिया ऑफ इंडिया का ही अल्टरेशन कर दिया गया है, उसका अन्यथाकरण कर दिया गया है। मित्रों, आप लोग, ये बात बहुत साधारण है, सर्वसाधारण है, आप लोग जानते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण की प्रमुख 5 धाराएं रही हैं। इसमें से तो एक सही अर्थों में सच्ची भारतीयता का प्रतिनिधित्व करने वाली अपने स्वरूप में अराजनीतिक सनातन धारा है। मैं यहां अराजनीतिक शब्द विशेष रूप से प्रयुक्त कर रहा हूं कि वो सच्ची भारतीयता का प्रतिनिधित्व करने वाली अपने स्वरूप में अराजनीतिक सनातन धारा है। अन्य 4 धाराओं की पहचान आप आधुनिकतावादी, हिंदू पुनरुत्थानवादी, सबाल्टर्नवादी और वाम पंथ के रूप में कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा इन 4 धाराओं का: आधुनिकतावादी, हिंदू पुनरुत्थानवादी, फूले अंबेडकर अर्थात सबाल्टर्नवादी और वामपंथी। ये 4 धाराएं। आप देखिएगा कि आपके इस पुनश्चर्या उपक्रम में आगे आने वाले जितने भी जो विशेषज्ञ पंकज जी के द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे, वो लिखिएगा कि इन्हीं 4-5 धाराओं में आइडिया ऑफ इंडिया को वो खड़ा करने का प्रयास करेंगे। ये चारों धाराएं अपने चरित्र में राजनीतिक विचारधाराएं भी भारत में, इन सभी का अपना अपना भारत बोध है और उसी की अनुरूपता में वे सभी भारत को गढ़ना चाहते हैं, उसी अनुरूपता में। इसमें से आप देखिए कि कुछ को तो मौका मिल चुका है और शेष बची धाराएं हैं वो भारत को अपने ढांचे में ढालने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहां देखने लायक बात यह है कि इन चारों धाराओं का भारत बोध परस्पर विरोधी है और उससे जो भारत की आत्म प्रतिमा बनती है वह परस्पर टकराती भी है। मैं बहुत ही नटसेल में समय का ध्यान रखते हुए सूत्र रूप में मैं ये बातें
आपसे साझा करने का प्रयास कर रहा हूं कि इन चारों धाराओं का अपना अपना भारत बोध है, जो एक दूसरे का विरोधी है, और उससे जो भारत की आत्म प्रतिमा बनती है वह परस्पर टकराती भी है। भारत में राजनीतिक विचारधाराओं की टकराहट को भारत बोध के विशेष संदर्भ में आप देखने का प्रयास करेंगे तो वर्तमान भारत का पूरा जो विमर्शी लोक है वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा कि आज वर्तमान भारत का विमर्शी लोक क्या है। यहां मित्रों हमें अपने आप से एक कटु प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए, यद्यपि यह प्रश्न पूछने की स्थिति भारत में बहुत बहुत बची नहीं है, क्योंकि पूरे भारत के मानस को इन चार प्रकार के इतना अधिक विभाजित कर दिया गया है कि उनके बीच में संवाद की वास्तव में कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इन विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाली जो राजनीतिक विचारधाराएं भारत में हैं, वो आपस में आज संवादहीनता की स्थिति में है, और मौका पड़ने पर लेकिन फिर भी हम सभी लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस देश के बुद्धिजीवी हैं, और एक बुद्धिजीवी को आत्म समीक्षा करनी चाहिए, उसको अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना चाहिए। और यदि ऐसा हम करते हैं तो हमें अपने आप से एक कटु प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए, और वह प्रश्न इस रूप में कि क्या ये चारों धाराएं, आधुनिकतावादी, हिंदू पुनरुत्थानवादी, सबाल्टर्नवादी और वामपंथ, ये चारों धाराएं या अथवा इनमें से कोई एक भी क्या सच्ची भारतीयता की वास्तविक काया कहलाने के ये अधिकारी हैं क्या? जबकि दावा सब लोग यही कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें छद्म काया कहे जाने में, इसे भारत और भारतीयता की छद्म काया कहे जाने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। भारतीय पुनर्जागरण की उपर्युक्त चारों धाराएं भारत और यूरोप के बीच उस अनुचित घालमेल, उस अनुचित साभ्यतिक दुर्भिसंधि की प्रति उत्पाद है, जिसे मैंने भारत और यूरोप के बीच की साभ्यतिक दुर्भिसंधि कहा है। यहां इस टेक्निक आवाज नहीं आ रही है सर। नेटवर्क का कुछ इशू है लग रहा है। नेटवर्क का कुछ आवाज नहीं आ रहा। हाँ, नेटवर्क का कुछ इशू है लग रहा है मुझे। सर से बात करना पड़ेगा। और सनातन राष्ट्रवाद, इसका विमर्श भी खड़ा होता है। ये चार प्रकार के आइडिया ऑफ इंडिया जो हैं, उसमें कुछ का भारत बोध है, जो ये मानते हैं कि भारत राष्ट्र नहीं था बल्कि राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है, और कुछ इसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ये मानते हैं कि भारत पहले से राष्ट्र था, है और रहेगा। ये भी विमर्श आपस में टकराता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चारों प्रकार की जो आइडिया ऑफ इंडिया हैं, ये भारत और यूरोप के बीच उस दुर्भिसंधि का बायो प्रोडक्ट है। इसलिए आइडिया ऑफ इंडिया का जो घालमेल इस देश में हो रहा है, उसकी बुनियाद और उसकी जड़ों को समझने के लिए
आपको गांधी के द्वारा लिखे गए सेंट पॉल हेनरी पोलक के उस पत्र और भारत और यूरोप के बीच हुए उस सांस्कृतिक दुर्विसंधि को बहुत गहरे में समझना होगा। इन चारों धाराओं का भारत बोध अपने उपादान में ही अन्यथा भारत बोध है, और इस प्रकार अन्यथा भारत बोध के परस्पर विरोधी दावों से हमारा वास्तविक भारत बोध आज संकटापन्न हो गया है। और पंकज जी इस उपक्रम के माध्यम से उस वास्तविक भारत बोध को उस वैचारिक संकट से उबारना चाहते हैं। और वास्तव में व्यापक अगर फलक में आप कहें तो भारतीय पुनर्जागरण का भी पंकज जी यही वैचारिक संकट है। भारतीय पुनर्जागरण के इन विचारात्मक कायों की एक अजीबोगरीब विशेषता है, और वह यह कि ये सभी एक दूसरे से कितने भी अलग थलग क्यों न दिखते हो। पहले तो मैंने बताया कि एक दूसरे से टकराते हैं, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। मजेदार बात है कि ये देखिए कि एक दूसरे से कितने भी अलग थलग क्यों न दिखते हो, सब के सब सनातन भारत अथवा वास्तविक भारत से समान दूरी पर एक ही भूमि पर खड़े हैं। ये इनकी समानता है। ये वास्तविक भारत से समान दूरी पर और एक ही भूमि पर खड़े हैं और अपने अपने तरीके से भारत की आत्म प्रतिमा को गढ़ना चाहते हैं। यह भूमि भारत का वह आत्म विभाजित वर्तमान है जिसे अतीत के सातत्य से अलग थलग उसके वांग्मयी ताने बानों को छिन्न भिन्न करके खड़ा किया गया है। अतः मित्रों, इस आत्म विभाजित भारत की खंडित आत्म प्रतिमा को आधुनिक यूरोप अथवा समाजवादी यूरोप के ईंट पत्थरों या फिर प्रचलित हिंदुत्ववादी उपादानों अथवा सबाल्टर्न गारे चूने से क्यों न पूरा किया जाए, उसे भारत की अखंड आत्म प्रतिमा नहीं कही जा सकती। ये लोग क्या कर रहे हैं? भारत अतीत और वर्तमान में आत्म विभाजित भारत को आधुनिकतावादी धारा क्या करती है? आधुनिकतावादी धारा जो है वो भारत को यूरोप बनाना चाहती है, काशी को क्योटो बनाना चाहती है। जो वामपंथी विचारधारा है वो भारत को जर्जरित सामंतवाद की भूमि पर बोल्शेविक क्रांति की जमीन बनाना चाहती है। प्रचलित हिंदू पुनरुत्थानवादी जो धारा है वो हिंदू पुनरुत्थान के नाम पर भारत को अतीतगामी बनाना चाहती है। और सबाल्टर्न वादी जो धारा है वो अपने तरीके से भारत को गढ़ना चाहती है। तो आप इनसे भारत की वास्तविक आत्म प्रतिमा को नहीं बना सकते। और ये आपस में इतने परस्पर विरोधी और अनकम्प्रोमाइजिंग है अपने अपने आइडिया ऑफ इंडिया में कि इनमें किसी प्रकार के संवाद की कोई गुंजाइश नहीं बच गई है। लेकिन मेरा ऐसा मित्रों मानना है कि भारत की वास्तविक और अखंड आत्म प्रतिमा को अतीत के सातत्य में ही उसे समझने और उसी के पुरातन लेकिन मूल्यवान अर्थ संदर्भों से संपुटित कर निर्मित किया जा सकता है। अतः उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारत के पुनर्जागरण का एक प्रारूप भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अविकृत स्वरूप और उसके सनातन मूल्यबोध के
पुनराविष्कार की युगीन आत्म चेतना के साथ हो सकता था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी सभ्यता और संस्कृति के विकास की अपनी एक निजी और स्वकीय धारा होती है और उसका निर्विकार चरमोत्कर्ष उसी स्वकीय प्रारूप में प्राप्त होता है। ऐसा भी नहीं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अभिव्यक्ति पक्ष में विकार उत्पन्न न हुए हों, जैसा कि सभी सभ्यता और संस्कृतियों के जीवन प्रवाह में होता ही रहता है। परंतु ऐसे आगंतुक विकारों को ही अपना स्वरूप समझने की भूल भारतीय सभ्यता और संस्कृति ने नहीं की है। उन विकारों से अपने को उबारने, उनको प्रक्षालित करने की आत्मचेतना, क्रांत आत्मचेतना भारत के इतिहास में दिखाई पड़ती है। अपने आंतरिक विकारों से उबरने की जैसी उत्कट आत्मचेतना भारत की सभ्यता और संस्कृति में दिखाई पड़ती है, शायद वह अन्यत्र दुर्लभ है। अतः मित्रों, वर्तमान भारत की अपेक्षाओं के अनुरूप अतीत के भारत की वर्तमान में उत्तरजीविता को ही भारतीय पुनर्जागरण का सच्चा प्रारूप माना जाना चाहिए। यही दृष्टि उसे यूरोपीय ज्ञानोदय से अलग करती है। यदि यह सही है तो श्री अरविंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी के चिंतन में भारतीय पुनर्जागरण का ऐसा ही स्वरूप अपने चरम बौद्धिक पुरुषार्थ के साथ आकार ग्रहण किया है। महात्मा गांधी के हिंद स्वराज में इसका वैचारिक वैभव और आत्मपूरित ग्राम स्वराज की अवधारणा में इसकी संपूर्ण कार्ययोजना देखी जा सकती है। कि महात्मा गांधी का भारत बोध भारत के स्वातंत्रोत्तर पुनर्निर्माण का हेतु बंद नहीं बन सका। स्वातंत्रोत्तर भारत के पुनर्निर्माण का हेतु बंद नहीं बन सका। उल्टे गांधी की अनुपस्थिति में पुनर्जागरण की आधुनिकतावादी, हिंदू पुनरुत्थानवादी, सबाल्टर्नवादी और वामपंथी विचारधाराओं के लिए आज गांधी असह्य हो गए। वस्तुतः इनके और ऐसे ही अन्यों के लिए महात्मा गांधी का असह्य होना ही, पंकज जी, गांधी और उनके भारत बोध का बीइंग डिफरेंट है। गांधी और गांधी के भारत बोध का, आइडिया ऑफ इंडिया का बीइंग डिफरेंट है। स्वातंत्रोत्तर भारत में भारत बोध के इन्हीं अन्यथा संस्करणों वाली विचारधाराओं की होड़ लगी हुई है और शेष प्रतीक्षारत है। और आप देखिए कि आजादी के बाद भारत आइडिया ऑफ इंडिया के अन्यथा संस्करणों में ही भारत अपने को कैसे खोज रहा है। आप देखिए इतिहास की इस टेलियोलॉजी को कि आजाद होने के बाद भारत एक लंबे समय तक 5 दशकों तक भारत ने आधुनिकतावादी जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसमें अपने को खोजने का प्रयास किया। उसके बाद अचानक आप भारत में देखेंगे कि थोड़े समय के लिए भारत में बुद्धिजीवियों का एक बहुत बड़ा तबका आइडिया ऑफ इंडिया को वामपंथी नजरिए से देखने का प्रयास किया। और तीसरे दौर में आज भारत हिंदू पुनरुत्थानवाद में अपनी अस्मिता को खोज रहा है और जो शेष धाराएं हैं भारत उस ओर बढ़ने की तैयारी कर रहा है। ये एक तरह से भारत आजादी के बाद अपना इन विचारधाराओं में अपना कायांतरण करते हुए
लगता है जैसे भारत अपने को खोज रहा है। ऐसे में मित्रों, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं और न ही मार्क्स की तरह इतिहास का अध्ययन करके मैं कोई सैद्धांतिक भविष्यवाणी करने की स्थिति में हूं, लेकिन ऐसे में हमें एक अनागत गांधी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक गांधी तो आया था जिसको भारत के आजाद होते हुए भारत से अनुपस्थित कर दिया गया। हमें एक अनागत गांधी की प्रतीक्षा करनी चाहिए जो भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को आधुनिक सभ्यता के नाग फांस और प्रिजनर्स डायलेमा से मुक्ति दिलाएगा और पूरी दुनिया की मुक्ति का अभियान उसी में सनातन भारत की आत्म प्रतिष्ठा होगी और भारत को विश्व गुरु कहा जाना अंतिम रूप से सार्थक हो सकेगा। इसलिए हम लोगों को एक अनागत गांधी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं समझता हूं पंकज जी, हम लोगों के पास 10-15 मिनट और बचे हुए हैं। संवेदनशील और कदाचित थोड़े बहुत विवादास्पद किया है। आपके प्रतिभागियों में कुछ प्रश्नाकुलता का होना स्वाभाविक है। इसलिए पंकज जी, अगर आप बचे हुए समय को एक प्रश्न उत्तर और संवाद में सदुपयोग करें तो मैं भी ये समझ पाऊंगा कि मैं अपनी बात आपके प्रतिभागियों के साथ साझा कर पाया या नहीं, या आपके सुबुद्ध प्रतिभागी भी हमें कुछ ऐसे टिप्स दे सकते हैं ताकि हम अपनी समझदारी को भी और समृद्ध कर सकेंगे। धन्यवाद पंकज जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत जिस प्रकार से स्थापना की है विषय की और जिस प्रकार से भारत निर्माण की जो विचारधाराओं पे बात की और जो उनके जो भारत के निर्माण की जो खतरे हैं और आज जिस चीज से भारत जूझ रहा है, जिन चीजों से जिन समस्याओं से, उसको लेकर आपने बहुत अपने गहन विचार रखे। जैसा आपने सुना प्रोफेसर शर्मा को और सुन रहे थे, मैं देख पा रहा था। तो यदि आपके मन में प्रश्न है सर से तो आप बिल्कुल आप अपना माइक ऑन करिए, अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछ सकते हैं। बिल्कुल। नमस्ते सर जी। हाँ नमस्कार सर जी, बताएं सर। नमस्ते। मेरा सवाल है, सर जी ने अभी कहा कि दूसरे गांधी की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, तो पहले गांधी जी के विचार जो है उन विचारों के आधार पर ही दूसरा गांधी तैयार होगा या दूसरा गांधी अपने दूसरे विचार लेकर भारत को आगे बढ़ाएगा? बहुत सही, बहुत अच्छा प्रश्न किशोर जी। और कोई प्रश्न करना चाहते हैं? जैसे कि किशोर गढ़वे सर ने प्रश्न पूछा है, इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो एक साथ पूछ लीजिए ताकि क्या है सर फिर एक निरंतरता के साथ जवाब दे पाएंगे। जी जी, प्रणाम सर। बहुत ही सर ज्ञानवर्धक एवं विचारोत्तेजक व्याख्यान रहा सर। मेरा भी प्रश्न सर से ही जुड़ा हुआ है सर कि आप जो अनागत गांधी की बात कर, अभी का जो भारत का माहौल है इसमें क्या अनागत गांधी अगर आ जाए अभी तो उनकी सफलता की कितनी संभावनाएं आपको नजर आती हैं सर? अच्छा। और दूसरा जो सर ने कहा है कि क्या वो अपने पुराने विचारों के साथ ही अभी अपनी लड़ाई शुरू करेंगे या उनको भी कुछ अपना संशोधन परिमार्जन करना पड़ेगा? इस पर सर मार्गदर्शन थोड़ा हम लोगों का करेंगे। सर हमारे बीच में अशोक अग्रवाल सर भी हैं। अरे सर आपने आपकी अनुपस्थिति में आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं और आप दूर और उस पे जुड़े हुए हैं
हम तो आपको अपने समक्ष ही महसूस कर रहे हैं और जब हम भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं मित्र। और लगभग 1 घंटे से हम आपका व्याख्यान सुन रहे हैं। हम लोग तो इन लेकिन जहाँ विषयों से पर आप शाम को टहलते हुए कितनी बार चर्चा कर चुके हैं। बहुत चर्चा की है। अब उस चर्चा को, लेकिन एक है कि आपने तो शुरुआत के तकरीबन 55 मिनट तक मैं समझ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन आखिरी के जो 5 मिनट थे आपने उसको जो मतलब अंत किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अंत में जो आपने सारी विचारधारा और सारी चीजों को जिस तरीके से जोड़ते हुए और भविष्य की संभावना के लिए द्वार खोले हैं, उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि जो संघर्षों का दौर है, अन्यथा हम तो मान ही चुके थे कि लगभग 80% हम विश्वगुरु हो गए। आपने अभी हमें उस परसेंटेज को कम कर दिया है और लगभग हम ये भी मान चुके थे कि दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, और फिर आपने उस डंके को भी थोड़ा कम कर दिया है। आखिरी के 5 मिनट में किया हालांकि वो, लेकिन बहुत सारी चीजें थी कि आपने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया। और लगभग मैं बहुत दिनों से आपको भारत बोध के संदर्भ में महसूस करता था, लेकिन आज आपका पूरा सुना मैंने शुरू से लेके अभी तक। मेरा सौभाग्य है मित्र। और मेरा प्रश्न केवल इतना है कि इस निरंतरता का जो विषय आपने उठाया है, जो सतत सभ्यताओं का संघर्ष चल रहा है, वास्तव में मैं इस बात से सहमत हूं कि जब अंत में बहुत सारी चीजें आएंगी तो जो भारत के जो मतलब दर्शन है, भारत का जो चिंतन है और भारत का जो पूरी दुनिया को और मनुष्यता को समझने का जो क्रम है बिल्कुल मतलब सटीक होगा। लेकिन इसमें बहुत सारी बाधाएं हैं अभी वर्तमान समय में, क्योंकि पूरा परिवेश बदल रहा है एक प्रकार से। अब वो सहनशीलता, वो सहिष्णुता नहीं रह गई है। तो ऐसे में आप इन विचारधाराओं को, जो बहुत सारे लोग अपने आप को स्थापित कर चुके, कुछ स्थापित किए हुए हैं और जो स्थापना की प्रतीक्षारत हैं, ऐसे में थोड़ा सा और प्रकाश डालिए कि कैसे ये संभव हो सकता है। अवश्य मित्र, अवश्य मैं प्रयास करता हूँ। सर इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूँ। जो सुधांशु जी ने पूछा, किशोर गढ़वे जी ने पूछा और प्रोफेसर अहिरवार सर ने पूछा, उसमें डॉक्टर विभा पांडे हैं, उन्होंने पूछा कि अनागत गांधी का स्वरूप कैसा होगा। तो ये 4 प्रश्न है सर आपके पास, तो इसका सर हम लोग सुनना चाहते हैं आप जी। नमस्कार सर, मैं अमित तामकर, पीजी कॉलेज नरसिंहपुर से। सर मेरा प्रश्न ये है, महात्मा गांधी जी के बारे में जो हमारा विद्वान वर्ग है, आम नागरिक जन है, उनके बीच में उनके विचारों को लेकर, उनके मूल्यों को लेकर, उनकी विचारधारा को लेकर, उनके सिद्धांतों को लेकर, राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी रणनीति को लेकर, उनके योगदान को लेकर अभी कई आलोचना तो नहीं कह सकता हूं, कहीं ना कहीं उनको टारगेट किया जाता है। तो पहले जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं सर, उनको ही हम नहीं समझ पाए हैं। तो जो आप सर अनागत गांधी जी की बात कर रहे हैं, दूसरे गांधी जी की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, हम उनको ही नहीं समझ पा रहे हैं और उनके विचारों से अपने देशवासियों को परिचित नहीं करवा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज में और सोशल मीडिया के माध्यम से अधूरी तो मैं नहीं कहूंगा, एक छोटी सी उनके बारे में कोई जानकारी के आधार पर उनके बारे में हम अपना पूरा विचार व्यक्त करने लगते हैं। तो जो गांधी जी की सोच थी, उनकी जो रणनीति थी, उनकी जो विचारधारा थी, समाज को लेकर, देश को लेकर, पूरी दुनिया को लेकर, धर्म, दर्शन, अध्यात्म, हर एक क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, तो हम उसी को स्थापित नहीं कर पाए सर। तो दूसरे गांधी जी की हम बात कैसे कर सकते, ये मेरा प्रश्न था सर। मित्रों, आप लोगों ने मेरे व्याख्यान को इतना मनोयोग से सुना और आप 3 लोगों ने, बल्कि 4 लोगों ने जो प्रश्न किया, वो 4 लोगों का प्रश्न जो है वो अनागत गांधी से ही संबंधित है। और मेरे मित्रवर अशोक अहिरवार जी
का जो प्रश्न है वो हम भारत के भविष्य को या भारत के भविष्य की जिस दिशा का संकेत कर रहे हैं उस ओर भारत कैसे सशक्त रूप से बढ़े और उसमें जो आने वाली बाधाएं हैं उसकी ओर उन्होंने इशारा करते हुए बहुत अच्छा संकेत किया। तो मैं आप सभी लोगों के प्रति साधुवाद प्रकट करता हूं कि आपने बहुत सटीक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित किए हैं। वस्तुतः मित्रों अभी एक महीने पहले मेरी एक किताब आई है जिसका शीर्षक है अनागत गांधी। ये वाणी प्रकाशन से ये पुस्तक आई है, उसका शीर्षक ही है वैश्विक संवाद। अगर आप लोगों में से कोई रुचि रखते हो तो वाणी प्रकाशन से इस पुस्तक को आप देख सकते हैं। जब मैं अनागत गांधी शब्द का प्रयोग कर रहा था तो सदैव अनागत गांधी शब्द का प्रयोग करते हुए मतलब हम इस बात के प्रति सतर्क थे कि भारत जब आजाद हुआ और हमारे आजादी के लड़ाई को जिन मूल्यों पर महात्मा गांधी लड़ रहे थे, क्योंकि भारत की आजादी की लड़ाई को महात्मा गांधी ने एक राजनीतिक आजादी की लड़ाई के रूप में नहीं लड़ा था। महात्मा गांधी कहते थे कि भारत मुद्दों में बटा हुआ है लेकिन भारत मूल्यों में बटा हुआ नहीं है। और आजादी के आंदोलन में अशोक जी उन्होंने मूल्यों को ही मुद्दा बना दिया। जी 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 सर। और इसीलिए वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाने में सफल हुए। आपसी मतभेद और विभाजन की सारी दरारों को उन्होंने पाट दिया, मूल्यों को ही मुद्दा बना के। और इस तरह से भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो था एक सभ्यता और संस्कृति की आजादी का आंदोलन था, उस मूल्य पर लड़ा गया था। और इसीलिए महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की सच्ची आजादी में पूरे दुनिया को आधुनिक सभ्यता के नाग फांस से मुक्ति उसमें निहित है। लेकिन उस गांधी को भारत को राजनीतिक आजादी मिलते हुए ही अनुपस्थित कर दिया गया, भारत से अनुपस्थित कर दिया गया। और गांधी की योजना के अनुरूप भारत स्वातंत्रोत्तर भारत का निर्माण करने वाली जो वैकल्पिक वैचारिकी इस देश में सामने आए वो आधुनिकतावादी थे, हिंदू पुनरुत्थानवादी हैं, सबाल्टर्नवादी हैं और वामपंथी विचारधारा है। और ये चारों विचारधाराएं जो हैं वो भारत और यूरोप के बीच हुए अनुचित सांभ्यतिक दुर्भिसंधि के बायो प्रोडक्ट हैं। इसलिए ये वास्तविक आइडिया ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करते ही नहीं। लेकिन चूंकि ये चारों विचारधाराएं भारत में राजनीतिक विचारधारा की भी हैसियत प्राप्त कर ली, इसलिए ये अपने आइडिया ऑफ इंडिया के हिसाब से भारत को गढ़ना चाहते हैं। और भारत के और पूरा हमारा 75 वर्ष का जो इतिहास है आज स्वातंत्रोत्तर भारत का, वो ये डिफरेंट आइडियाज ऑफ इंडिया के बीच अपनी अपनी बढ़त और अपनी अपनी अहमन्यता स्थापित करने का इतिहास है। जबकि ये चारों के चारों जो हैं और वास्तविक भारत बोध का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, मैं ऐसा समझता हूं। तो क्या जब भारत आजाद होने के पश्चात गांधी की अनुपस्थिति में भारत बोध या आइडिया ऑफ इंडिया के अन्यथा संस्करणों में अपना कायांतरण करते हुए अपने को खोज रहा है, तो आधुनिकतावादी विचारधारा
तो अपनी बारी पूरी कर लिया। कदाचित वामपंथी विचारधारा भी अपनी इस देश में अपनी बारी पूरी कर चुका है, अपनी पारी खेल चुका है। हिंदू पुनरुत्थानवादी विचारधारा अपनी पाली खेल रही है बड़ी मजबूती के साथ, और सबाल्टर्नवादी विचारधारा अपनी पाली खेलने के लिए प्रतीक्षारत है। तो क्या भारत इन विचारधारात्मक रूप से अपना कायांतरण करते हुए हमें इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि वास्तविक प्रतिनिधित्व, भारतीयता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाली जो सच्ची भारतीयतावादी वाली जो विचारधारा है, उसकी भी बारी एक बार आएगी भविष्य में। और उसकी जब बारी भविष्य में आएगी तो उसका नेतृत्व करने वाला कोई गांधी ही तो होगा, कोई गांधी की विचारधारा ही तो होगी। मैं उसी गांधी को, अनागत गांधी की प्रतीक्षा करता हूं। अब पहले का गांधी और उस अनागत गांधी के बीच का अंतर क्या होगा? पहले का जो गांधी था जिसने हिंद स्वराज लिखा, उस समय आधुनिकता की ताकत और आधुनिकता का रूप रंग उतना विकसित नहीं हुआ था जितना आज 21वीं शताब्दी में आधुनिकता आताल से पाताल तक अपने पंखों का प्रसार कर ली है। गांधी के समय आधुनिकता का रूप और आकार कुछ दूसरा था, और उस आधुनिकता के प्रतिरोध में गांधी उस समय खड़ा करना चाहते थे। लेकिन आज की जो आधुनिक सभ्यता है, जो विश्वव्यापी रूप धारण कर ली है, तो उसके विरोध में खड़ा होने वाला जो गांधी होगा, वो पहले वाली गांधी, मतलब हिंद स्वराज में जो गांधी है, उससे ज्यादा व्यापक दृष्टि वाला होगा। क्योंकि अब उसके सामने आधुनिकता का जो पूर्व पक्ष है, वो पहले से ज्यादा व्यापक और मजबूत पूर्व पक्ष है। आने वाला जो गांधी है, उसको हैबरमास से, फूको से, मैक्स वेबर से, मार्क्स से, हन्ना एरेंट से, हैबरमास से उसको संवाद करना पड़ेगा। उस युवाल नोवा हरारी से उसको संवाद करना पड़ेगा, और पूरी दुनिया को आधुनिकता के, मतलब आधुनिकता नहीं बल्कि आधुनिकोत्तर हो रही दुनिया के नाग फांस से गांधी, मतलब न केवल भारत को मुक्त करेगा बल्कि पूरी मानवता को मुक्त करेगा। और यह एक प्रकार का डिसइंचिटमेंट प्रोजेक्ट होगा। क्यों मैक्स वेबर कहते हैं कि आधुनिकता का आगमन भी एक मोह भंग से हुआ है। तो अशोक जी, एक दिन आधुनिकता से भी मानवता का मोह भंग होना जरूरी होगा। जी बिल्कुल, जी सर। और जब आधुनिकता से मानवता का मोह भंग होगा अशोक जी, तो उस मोह भंग का नेतृत्व करने वाला जो गांधी होगा ना, मेरी संकल्पना में वही अनागत गांधी है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और आपने मित्र जो ये प्रश्न किया कि ये आइडिया ऑफ इंडिया के जो अल्टरनेटिव एडिशंस हैं, ये इस समय इतने प्रभावी हो गए हैं कि वास्तविक भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली जो विचारधारा है ना, वो अराजनीतिक विचारधारा बन के रह गई है। और अराजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक विचारधारा की ताकत में अंतर तो होता ही है। तो आज की मित्र स्थिति और आज का सबसे बड़ा संकट ये है कि वास्तविक भारत बोध का प्रतिनिधित्व करने वाले जो विचारक हैं, जो विचारधाराएं हैं, जैसे गांधी, अरविंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, आनंद कुमार स्वामी,
ये जितने ऐसे विचारक हैं ये अब अराजनीतिक विचारक हो गए और राजनीतिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ज्यादा सक्रिय और प्रभावी हो गए। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सदैव किसी सभ्यता और संस्कृति के मूल से जुड़े रहने वाली जो विचारधाराएं होती हैं वो अपने चरित्र में सदैव अराजनीतिक होती है। वो राजनीतिक कभी होती ही नहीं है। और यही एक डायलेमा है, यही एक प्रेडिकामेंट है कि सदैव किसी सभ्यता और संस्कृति की आत्मा से जुड़ी हुई जो विचारधाराएं होती हैं वो सदैव मतलब एक नॉर्मेटिव रोल में रहती हैं और धाराओं की आलोचना उनके द्वारा की जाती है। सदैव वो आलोचना का डंडा लेकर खड़े रहते हैं और राजनीतिक विचारधाराओं को आगाह करते रहते हैं। कहीं वो सफल भी होते हैं, कहीं असफल भी होते हैं, लेकिन देश की आत्मा, देश के मूल से जुड़ी हुई विचारधाराएं सदैव, अगर हम थोड़ी अलंकारिक भाषा में कहें तो सत्य और अहिंसा की लाठी लेकर सदैव गांधी जो हैं वो इन राजनीतिक विचारधाराओं को आगाह करते रहते हैं कि आप भटक रहे हो, आप भटको मत। सदैव। और इसी प्रक्रिया में ये देश आगे बढ़ रहा है। सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सब समय पर अपनी आहुति देते हैं, लेकिन देश की आत्मा और उसके मूल से जुड़ी जो विचारधारा है जिसका प्रतिनिधित्व मेरी समझ में गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद, आनंद कुमार स्वामी या अन्य भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, ये सदैव अराजनीतिक रूप से हमारे देश की चेतना को, हमारे देश के वर्तमान को ये संबोधित करते हैं, आगाह करते हैं और उन राजनीतिक विचारधाराओं की भी आलोचना में खड़े होते हैं, उन्हें भी आगाह करते रहते हैं। और इसी प्रक्रिया में मतलब एक तरह से ये देश आगे बढ़ रहा है मित्रों। और अंत में जो उन्होंने प्रश्न किया कि हम उस गांधी को नहीं समझा पा रहे हैं, हम उस गांधी को समझा नहीं पा रहे हैं, बल्कि मैंने कहा ना कि वाल्टरवादी और वामपंथी इन विचारधाराओं के लिए गांधी इतना असह्य हो जाते हैं कि ये चारों विचारधाराएं भरपूर कोशिश करती हैं गांधी को ढकने की। तो अमित जी, अगर गांधी को चारों ये विचारधाराएं अपनी अपनी तरफ से ढकने का प्रयास करती हैं तो गांधी की वास्तविकता को ये तो सामने आने ही नहीं देते हैं। आपने बहुत सही कहा। और लेकिन यही गांधी की ताकत भी है, यही गांधी का बीइंग डिफरेंट भी है कि ये सब के लिए गांधी असह्य है और गांधी का इन सब विचारधाराओं के लिए असह्य होना ही गांधी को प्रमाणित करता है कि गांधी की जो चिंता है और गांधी का जो चिंतन है वो वास्तविक भारत का प्रतिनिधित्व करता है। धन्यवाद पंकज जी। आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है आपको क्या?
नहीं पूरी सुन रही है सर। थोड़ा सा कभी नेटवर्क का जो होता है ना 2 सेकंड का पॉज हो जाता है जब तक अपन ऑन करते हैं। कई बार आपकी मतलब आपकी आवाज यहाँ तक पहुंचने में कई बार 2 सेकंड का गैप होता है, जो इंटरनेट का गैप है। और सर आपने चारों प्रश्न का, प्रोफेसर अहिरवार सर जो लगातार मैं देख रहा था कि वो लगातार जुड़े हुए हैं, आपको सुन रहे हैं, और ये हम लोग के लिए अच्छी बात है कि आयोजक होते हुए और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, लेकिन उनकी आपके साथ लगातार संवाद, ऐसे भी जब आप सागर में थे तब भी कह सकते हैं एक अच्छा डिबेट होता था। और आप हमारे यहाँ जब इतिहास और दर्शन का जो डिबेट होता था उसमें आप इन बातों को रखते थे। और अनागत गांधी को लेके पिछले 2-3 दिन पहले मेरे से आपसे जब मुलाकात हुई, जब आपका फेलिसिटेशन हो रहा था सागर में, तब भी मैं आपकी वो किताब को देख रहा था सर, उसको उनके पन्नों को पलट रहा था, तो महसूस किया। और मैंने सर उसको ऑर्डर किया है और वो जल्द ही मेरे पास होगी, अनागत गांधी। एक तो आपने एक और किताब लिखी थी सनातन गांधी से संवाद, वो भी है, और एक अभी आपकी एक और किताब है हन्ना अरेंट की, वो भी मैं देख रहा था। तो साथियों, सर ने जिस तरीके से बताया और जिन बातों को रखा, निश्चित रूप से आप लोगों को पसंद आया होगा। और सारे सवालों के जवाब यदि मिल गए। और कोई प्रश्न तो नहीं साथियों? पंकज जी, एक बात और मैं अपने आपके प्रतिभागियों से साझा करना चाहूंगा। जी सर बताएं। कि मेरे व्याख्यान का जो लगभग 50% जो पोर्शन था, वो इस बात को सब्सटेंशिएट करता है कि हम आज भारत, आइडिया ऑफ इंडिया पर हम विचार कैसे करें। व्हाई वी आर रेजिंग क्वेश्चन अबाउट आइडिया ऑफ इंडिया। मतलब आइडिया ऑफ इंडिया पर यदि हम सवाल करना चाहते हैं तो इस सवाल करने की कुछ प्री कंडीशंस होने चाहिए। जी सर, बिल्कुल। और वो प्री कंडीशंस ये है कि कोई द इंडिया है। अगर कोई द इंडिया नहीं है तो व्हाई यू आर रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट द आइडिया ऑफ इंडिया। इंडिया को हम प्रिसपोज नहीं करते हैं तो हम किस इंडिया को बनाना चाहते हैं? तो इंडिया नाम की जब कोई द इंडिया नाम की कोई चीज ही नहीं है तो हम इसकी सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल आइडेंटिटी को क्यों मेंटेन करना चाहते हैं? बनता जाए इंडिया। लेकिन चूंकि हमारे मन में कहीं न कहीं एक द इंडिया को हम प्रिसपोज करते हैं और इसीलिए हम भारत बोध, भारतीयता, भारत की राष्ट्रीय चिति, भारत की साहित्यिक सांस्कृतिक अनन्यता और द आइडिया ऑफ इंडिया की चर्चा करते हैं। और अगर हम द इंडिया को प्रिसपोज नहीं करते हैं, दूसरी बात, हम इस बात को प्रिसपोज नहीं करते हैं कि उस द इंडिया से औपनिवेशिक प्रभावों के द्वारा हमको एक तरह से वहां से विस्थापित कर दिया गया है। मेरे पैर उखाड़ दिए गए हैं वहां से। अगर इस सांस्कृतिक आत्म विस्थापन को भी आप प्रिसपोज नहीं करते हैं तो आप आइडिया ऑफ इंडिया पर बहस नहीं कर सकते। और तीसरी चीज, अच्छा मान लीजिए मेरा सांस्कृतिक आत्म विस्थापन हो ही गया है, तो फिर हम अपनी सांस्कृतिक आत्मा में, उस भारत की सच्ची भारतीयता में अपने को कैसे हम पुनः प्रतिष्ठित करें, इसकी संभावनाओं की गारंटी कौन देगा? इसकी संभावनाओं की गारंटी पाने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन की डायनेमिक्स को आइडेंटिटी प्रदान करने वाले वो कौन से फर्स्ट प्रिंसिपल्स रहे हैं जो किसी सभ्यता और संस्कृति को बहुत लंबे समय तक आइडेंटिटी प्रदान करते हैं। तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स की सक्रियता खोजनी पड़ेगी। फिर चौथी बात कि किसी सभ्यता और संस्कृति के जीवन में तमाम प्रकार के विकृतियां और विकार उत्पन्न होते हैं। सभी सभ्यता और संस्कृतियों के इतिहास में देखा जाता है। भारत में भी विकृतियों का ऐसा दौर चला है कि जिनके सामने हमारा शर्म से सर झुक जाता है। तब वहां यह सोचना पड़ेगा कि क्या ये विकृतियां ही भारत का वास्तविक स्वरूप है या ये विकृतियां आगंतुक हैं, किसी काल क्रम में किसी बाह्य या आंतरिक कारणों से उत्पन्न हुई है। और दूसरी बात यह देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ का सिविलाइजेशन एंड कल्चर अपनी विकृतियों को दूर करने के लिए अंदर से तैयार है कि नहीं।
अंदर से उसमें आत्मचेतना दिखाई पड़ रही कि नहीं, अंदर से उसमें प्रोटेस्ट पैदा हो रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन के हिस्ट्री में ये प्रोटेस्ट लगातार पैदा हुआ है और उस प्रोटेस्ट को सुना गया है। तो वो पहला पोर्शन जो था वो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि हम द आइडिया ऑफ इंडिया पर सवाल ही कैसे उठाएं। बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत गहनता के साथ और सारी बातों, सारे पहलुओं को रखा और निश्चित रूप से हमारे प्रतिभागियों को पसंद आया होगा और वो सोचने पर आपने मजबूर किया है हम सबको कि मतलब और हमारी चेतना को झकझोरने का प्रयास किया है। आप मतलब कहें कि आपका जो कभी कभी व्याख्यान होता है तो मैं अंदर से मतलब हिल जाता हूँ कि यार और कितने तरीके से हमको भारत को खोजना है या गांधी को डिस्कवर करना है। तो आप हमेशा सनातन गांधी से संवाद से अनागत गांधी तक आप ले आए हैं और आगे भी ये आपकी जो लेखनी है, आपका जो ये संवाद है हम लोगों से होता रहेगा। और मुझे मतलब ये सौभाग्य हमेशा रहा है कि आपके साथ जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ हमेशा हम लोग चर्चा करते रहे। सर, मैं भारत में बहुत सारे प्रोफेसर्स और बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, साथी हैं जिन्होंने मुझे कभी पढ़ाया नहीं या मेरा वैसा संपर्क नहीं रहा, लेकिन उनको हम और आपको जोड़ने में एक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है, वो है गांधी। तो मैं तो गांधी को धन्यवाद दूंगा कि जिसके कारण आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं और हमेशा। पुरुषोत्तम अग्रवाल भी उस दिन सर जब मैं फोन लगाया तो बोले यार पंकज तुम परेशान करते हो साल में एक बार और कुछ ऐसा कुछ बुलवाना चाहते हो मेरे से। तो मैंने कहा कि सर अब क्या करें, इस देश में गांधी है तो सर मैं आपको परेशान करता रहूंगा। और ऐसे ही रविंद्र कुमार सर हो गए, हितेंद्र पटेल जी हैं, तो आप सभी से मतलब एक कॉमन जो बॉन्डिंग है सर, तो वो हम लोगों की गांधी को लेके है। और ये इसलिए है क्योंकि जैसे हमने भारत से बुद्ध को निकाला वैसे ही हमने गांधी को भी विस्थापित करने का प्रयास किया। और आपने जो बात की कि आज हम लोग जितना हम गांधी से भाग रहे हैं या गांधी को, जैसे अभी अमित ने पूछा था कि कैसे गांधी को हम लोग एक प्रकार से उनके ऊपर लांछन लगाते हैं और तमाम तरीके से खत्म करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन सर मुझे पता नहीं विश्वास है कि एक दिन हम सबको, चाहे वो दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, सबल्टर्न हो, चाहे तमाम लोग हो, उनको लौटना पड़ेगा, उसी गांधी के रास्ते पे लौटना पड़ेगा। और वो सर एक बात और है जो विज्ञान की बात होती है ना कि विज्ञान खूब आगे तरक्की करता है और इसकी बात करता है, तो विज्ञान हमेशा 2 कदम आगे चलता है, 4 कदम पीछे चलता है। 20वीं शताब्दी में जैसा आपने भी सुना देखा ही है कि पेट्रोल डीजल खोजा, प्लास्टिक खोजा, आज कहता है कि नहीं ये सब थ्रेट है इन्वायरमेंट के लिए। गांधी ये सब तो कह रहे थे, 1909 में कह रहे थे कि जो डेवलपमेंट है वो थ्रेट है, इन्वायरमेंट को नहीं कह रहे थे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं संकट तो बता रहे थे। तो मैं सर हमेशा आपसे इस प्रकार का संवाद करता रहूंगा और उम्मीद है आने वाले समय में सर आपका आशीर्वाद मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। और मेरे निवेदन पे मैं उम्मीद करता हूं कि आप आएंगे ही। और मैं जब भी मतलब कई बार ऐसा होता है जब मैं कार्यक्रम करता हूं तो आप कहते हैं यार मैं क्या बोलूंगा इसमें, लेकिन मुझे मालूम होता है कि आपके पास इतना स्टफ है कि आप घंटों बोल सकते हैं। और मौका मिला तो मैं आपको फिर आमंत्रित करूंगा इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं सभी प्रतिभागियों की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर अशोक अहिरवार की तरफ से, हमारे इतिहास विभाग की तरफ से मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। कुछ कहना चाह रहे हैं सर अहिरवार सर? पंकज जी, मैं तो सबसे पहले मित्रवर्ग के प्रति बहुत ही अपना साधुवाद और आदर प्रकट करता हूं कि एक विभाग अध्यक्ष की भूमिका में उन्होंने मेरा एक व्याख्यान मित्रवर्ग ने कराया था जवाहरलाल नेहरू पर, और उसके बाद आज हमारे व्याख्यान को एक तरह से इस व्याख्यान में आभासी माध्यम से एक विभागाध्यक्ष की भूमिका में जुड़कर मैं तो यही मानता हूं कि आप मेरे व्याख्यान की अध्यक्षता मित्रवर्ग ने की है। और सभी प्रतिभागियों के प्रति भी मैं बहुत ही मतलब साधुवाद प्रकट करता हूं। और अंत में केवल एक बात पंकज जी कहना चाहता हूं। जी सर। यार ना, गांधी जो है वो भारत की डेवढ़ी है। अच्छा। और घूम फिर के ना क्या आप पूरी दुनिया का भ्रमण कर लीजिए जी, चमक दमक में, लेकिन अंततः आके डेवढ़ी पर माथा टेकना ही पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल। तो गांधी जो है वो भारत की डेवढ़ी है। डेवढ़ी है सर, एक नया शब्द दिया आपने। बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने, और वो बहुत सत्य है सर।
और बल्कि मैं आपकी थोड़ी और आगे बढ़ा दूं इसी बात को कि केवल भारत की देवड़ी है, बल्कि मनुष्यता बची रहेगी इस बात की भी देवड़ी है। वहीं से बचेगी, उसी रास्ते से, उसी दरवाजे से बचेगी। क्या बात है, क्या बात है मित्रों। जी जी धन्यवाद। जी जी। चलिए सर। अच्छा पंकज जी। जी जी सर, बहुत बहुत आभार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर नमस्कार। थैंक यू। तो साथियों, एक बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और बस आप लोग 15-20 मिनट का गैप है, खाना खा लीजिए, जो भी आपको ब्रेक लेना है 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। 2 बजे एकदम शार्प जुड़ जाइए, प्रोफेसर बीके शर्मा जुड़ेंगे राजस्थान से, और वो बात करेंगे दयानंद सरस्वती पर। दयानंद सरस्वती से हम लोग बात कर रहे हैं, और चूंकि आप लोगों को ये फील होगा कि सीक्वेंस नहीं होगा कि पहले किसको बुला रहे हैं, क्या हो रहा है। इसका कारण ये होता है कि जो रिसोर्स पर्सन होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी के आधार पे हम लेते हैं। तो हमारे पास हम अलग अलग व्यक्तित्वों पर बात करेंगे, लेकिन जो रिसोर्स पर्सन हमको जैसे मिल रहे थे हम उसके हिसाब से हमने उनको बुलाया है। तो बीके शर्मा सर अभी इसके बाद आएंगे, और हम लोग मिलते हैं 2 बजे। मैं जुड़ा हुआ हूँ, बस 2 बजे मैं फिर से आपके सामने रूबरू होऊंगा। धन्यवाद।